जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 5 सितंबर 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर गाइज कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए हमारे पास है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओए, आरओबीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम, इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेस, जहां पर जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की आपकी प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। साथ ही साथ लेटेस्ट ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करवाई जाती है गाइस। हर साल हमारे कोर्सेज जो है वो अपडेटेड आपको मिलेंगे। तो फटाक से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो, कोर्सेज ज्वाइन करो, और अगर आप बताते हो कि आप हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। एंड आप लोग अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठिए, टॉपिक को ध्यान से सुनिए, जो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूं, और टॉपिक्स के बीच बीच में कुछ कुछ चीजें मैं आपको नोट डाउन करवाऊंगा, वो आपको नोट डाउन करनी है। और ये है आज के टॉपिक्स, जिनको एक एक करके हम लोग कवर अप करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस गाइज, मैं आप लोग के एक बार कमेंट्स देख लेता हूं। तो थैंक यू सो मच गाइज। प्रणव गौर, दीप शिका, अच्छा टीचर्स डे के लिए। ये टीचर मतलब हमारे आसपास सभी लोग यार, जो हमें कोई चीज सिखा देना वही टीचर है। तो सभी लोग एक दूसरे को जो है वो टीचर्स डे विश ही करो, क्योंकि जो हमें कोई चीज सिखा दे वही तो हमारा टीचर होता है लाइफ में। बट यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टीचर, गुरु एंड अ गाइड। मैं सिर्फ आप लोग के लिए गाइड हूं, गुरु इज डिफरेंट। मतलब उनकी परिभाषा फिर अलग होती है यार। जैसे होता है ना कि लाइफ में आपका एक कोई व्यक्ति जो आपके हर एंगल को जो है वो हेल्प करता है, हर तरीके से आपको जो है वो, और पेरेंट्स, पेरेंट्स से बड़ा गुरु कोई और है नहीं। और दूसरे आपके जो एनर्जी, जो यूनिवर्सल गॉड जिनको आप बिलीव करते हो, जिनको भी आप बिलीव करते हो, तो वो है मेनली आपके गुरु, जो आपको मार्गदर्शन देते हैं, आपको सही रास्ते पर चलने के लिए जो है वो मोटिवेट करते हैं। और आपके दोस्त भी यार, कोई ना कोई चीज तो हम एक दूसरे से सीखते ही रहते हैं। मैं भी जैसे आप लोग से भी काफी सारी चीजें सीखता हूं, मेरे स्टूडेंट से। थैंक यू यार। आयुष गुप्ता, बहुत बढ़िया, थैंक यू यार। और लोगों ने काफी स्टूडेंट्स ने आंसर्स भी लिखे हैं। पायल भारती, श्वेता यादव, कौशल सिंगल, वेरी गुड। सूरज कुमार। पीडीएफ का मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं कि आप इन दिए गए नंबर पर, हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए, पीडीएफ की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए, आप बिना समय वेस्ट किए हम लोग फटाक से हमारे सेशन की जो है वो फाइनली शुरुआत जो है वो कर देते हैं। तो देखो, जो पहला टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है, अभी बताया ही जा रहा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो बैठी थी और एक प्रेसिडेंशियल रेफरेंस सुन रही थी। यानी कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने कोई चीज कही थी कि यार देखो, इस मैटर पर जो है वो सुनवाई करो आप। तो 5 जजेस की बेंच बैठी और वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट के रेफरेंस पर जो है वो सुनवाई कर रही थी। अब ये रेफरेंस आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने भेजा है, जो कि गवर्नर की पावर से रिलेटेड है, स्पेशली उनके रोल्स की। स्टेट लेजिस्लेचर जो बिल पास करती है उसमें वो एसेंट प्रोवाइड कराते हैं। देखो, एक सिंपल सी चीज तो आपको पता ही है ना कि क्या होता है कि जब भी पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर कोई भी पर्टिकुलर बिल लेके आती है और उस बिल को पास करती है, तो गवर्नर उस पर एसेंट देते हैं, तभी तो बिल कानून बनता है। अब हो ये रहा है कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये 5 जजेस की जो बेंच है, तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने इनके पास आर्टिकल 143 के तहत रेफरेंस भेजा। कहा कि गवर्नर्स की पावर से रिलेटेड ये रेफरेंस है, आपको जो है वो चेक करना है, सुनिश्चित करना है कि गवर्नर का जो रोल होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करती है तो उस पर जो गवर्नर एसेंट देते हैं, तो उस पर आपको जो है वो जांच पड़ताल करनी है और अपनी टिप्पणी देनी है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया है कि गवर्नर इनडेफिनेटली बिल्स पेंडिंग नहीं रख सकते। यानी कि गवर्नर के पास एक बिल आया है तो उस बिल पर गवर्नर को आंसर देना पड़ेगा। यह मुद्दा मेनली तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, जहां गवर्नर्स ने बिल पे एक्शन लेने में बहुत देरी कर दी, डिले कर दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड जो है वो समझाने की कोशिश करता हूं। ये चीज तो आपको क्लियर हो गई ना कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने 14 पॉइंट क्वेश्चन जो है वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास भेजे, यानी कि रेफरेंस भेजा। और ये किसके तहत पावर मिलती है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को? आर्टिकल 143 के तहत, है ना। अब इसके अंदर बोला है कि 201 आर्टिकल और 200 आर्टिकल 200 को आप जो है वो इंटरप्रेट करो, बताओ कि इसमें क्या क्लैरिटी दो इसमें, इस आर्टिकल से रिलेटेड। तो आर्टिकल 200 जो है वो क्या कहता है?
तो आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 200 के बारे में, नहीं पता तो आपको ध्यान में रखना। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है गाइस, है ना, ये लिखना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें पॉलिटी के अंदर आपकी पढ़वा दी जाती हैं। आर्टिकल 200 जो है गाइस, वो गवर्नर के पास ऑप्शंस होते हैं। गवर्नर एसेंट दे सकते हैं या बिल को अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं या ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं, अगर मनी बिल नहीं है तो, राइट। फिर आर्टिकल 201 जो होता है, अगर बिल प्रेसिडेंट के पास रिजर्व्ड होता है तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट एसेंट दे सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं या गवर्नर को बोल सकते हैं कि दोबारा से इस पर विचार कर लो। तो ये आर्टिकल 200 और आर्टिकल 201 की ये चीजें लिखी हुई हैं कि भाई किस प्रकार से एक बिल अगर गवर्नर के पास आएगा तो गवर्नर के पास क्या पावर्स हैं, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है गवर्नर के थ्रू तो उस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो क्या करेंगे, है ना। तो ये दो चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। इन दो चीजों पर ही टिप्पणी करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा है हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ने। यहां तक बातें सभी को क्लियर हो गई? यस। अब ये देखो पहले आप, शमशेर सिंह 1974 एक केस है ये, है ना, 1974 का। गवर्नर एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही एक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस केस में एक बार और ये चीज हम जानते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर गवर्नर एक्ट करते हैं और इवन पार्लियामेंट के लेवल पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट एक्ट करते हैं। फिर एक केस आया 2016 में, नबम रेबिया। गवर्नर के पास डिस्क्रिशनरी पावर सिर्फ स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिचुएशन में ही है, यानी कि इन्होंने बोल दिया कि गवर्नर जो है उनके पास कोई पहली चीज तो राज्यपाल के पास कोई विशेष अधिकार शक्ति प्राप्त नहीं होती है सिवाय उन विशेष परिस्थितियों के जहां संविधान में स्पष्ट रूप से इसका प्रावधान किया है, जैसे कि इमरजेंसी के पीरियड में, प्रेसिडेंट रूल के पीरियड में, है ना। फिर एक होता है रामेश्वर प्रसाद का केस, गवर्नर का ऑफिस गुड फेथ और इंटीग्रिटी के साथ यूज होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए गवर्नर के ऑफिस को जो है वो आप स्टेट की जो पावर्स है उसको दबाने के लिए यूज करो या स्टेट को इन्फ्लुएंस करने के लिए यूज करो, क्योंकि अल्टीमेटली देखो इन प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलता है कि गवर्नर किसके लिए काम करते हैं, सेंटर के लिए। जब आप सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ते हो ना तो आपको इसके बारे में क्लैरिटी हो जाती है। अब ये स्टेट्स क्या बोल रही हैं, तो तमिलनाडु कहते हैं कि गवर्नर जो है मोनार्क नहीं है भाई, राज्यपाल जो है वो कोई सम्राट नहीं है ना, जिससे कि वो मनमानी अपनी हिसाब से डिसीजन ले। तो तमिलनाडु स्टेट चिड़ी हुई है और बोल रहे हैं कि ये अगर गवर्नर किसी पर्टिकुलर बिल को अपने पास विथहोल्ड करके रख देते हैं, लंबा समय तक जो है वो रोक के रखते हैं, तो ये गणतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी के लिए जो है वो बहुत खराब है, सही नहीं है। तो सॉरी, लोकतंत्र के लिए खराब है, वही सेम चीज एक प्रकार से। वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कोलैबोरेटिव होना चाहिए भाई। ये बोल रहे हैं कि कोलैबोरेटिव अप्रोच पर फोकस करो। क्या ही है कि आप सेंटर अलग मुंह बना के बैठी है, स्टेट की अलग अप्रोच है, थोड़ा फेडरलिज्म अप्रोच लेकर आओ, संघवाद वाला अप्रोच लेकर आओ। तो ये वेस्ट बंगाल कह रही है। ये बोल रहे हैं कि लड़ाई मत करो, कन्फ्रंटेशन नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए चीजें, है ना। तो वो ये बोल रहे हैं। डिले जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इससे शासन जो है वो उसको नुकसान पहुंचता है। और ऑब्वियस ही बात है कि कोई अगर बिल जब लाया गया है, उस बिल को जल्दी से जल्दी पास करवाया जाए, तभी जाकर तो फिर सही एक्शंस जो है वो लिए जाएंगे, तभी तो सही तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, है ना। तो मुद्दे यही रेस किए गए कि क्या गवर्नर्स लंबे समय तक बिल होल्ड कर सकते हैं, क्या जुडिशरी टाइम फ्रेम सेट कर सकती है, या डीम्ड एसेंट इंट्रोड्यूस करना चाहिए, है ना। अगर ऑनरेबल प्रेसिडेंट भी टाइमली एक्शन ना ले तो फिर क्या होगा। तो ये सब चीज है। तो अभी देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो उस पर क्या विचार विमर्श करती है और क्या हमारे सामने चीजें आती हैं। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, और ये यूनियन स्टेट बैलेंस को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है। स्टेट लेजिस्लेचर की एफिशिएंसी और लेजिटिमेसी पर असर इसमें हम लोग को देखने को मिलेगा। और ऑब्वियस ही बात है ना, आप ये मुद्दा बहुत बड़ा है भाई। आप सोचो कि अगर गवर्नर ही पर्टिकुलर एक बिल जो है वो उसको पुष्टि नहीं दे रहे हैं तो वो कानून कैसे बनेगा। तो इससे ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है वो फिर भले ही अच्छे से काम कर रही हो, बट फिर भी उनका काम कहीं पर दिखेगा नहीं, क्योंकि गवर्नर ने जो है वो उस चीज को विथहोल्ड करके रखी हुई, रोक के रखी हुई है ना। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज जैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स, है ना, फेडरलिज्म, अब ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है ना, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, सेपरेशन ऑफ पावर, फेडरलिज्म, ये अपने आप में बेसिकली 250 वर्ड्स के वो हैं टॉपिक्स, और आपको 250 वर्ड्स इन तीनों टॉपिक्स पर प्रिपेयर करना भी चाहिए। अगर नहीं किया तो करके रखो, क्योंकि मेंस में लिखने के लिए काफी बार ये टॉपिक्स जो है वो आते हैं, और 100% आते ही हैं भाई ये।
तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्लैरिफाई करे कि भाई गवर्नर को आर्टिकल 200 के तहत क्या डिस्क्रिशन प्राप्त है ना, क्या विशेष अधिकार प्राप्त है उनको, तो वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, गाइडलाइंस होनी चाहिए, या रीजनेबल टाइमलाइंस दिया जाए कि भाई एक पर्टिकुलर बिल को कितने समय के अंदर आप पास करो, थोड़ा सा टाइम बाउंड रखना चाहिए, जरूरी है। और ऑब्वियस ही बात है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर मेनली फोकस होना चाहिए, है ना, सहकारी संघवाद पर सब मिलकर काम करें भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पर फोकस करें आप, है ना, संवैधानिक नैतिकता पर, क्योंकि इससे अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होगा, शासन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को टाइम बाउंड प्रोसीजर कोडिफाई करने पर विचार करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि टाइम पर चीजें होंगी तभी चीजें सही रहेंगी। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्वेशन दिया कि गवर्नर जो है वो लंबे समय तक डिले नहीं कर सकते किसी भी पर्टिकुलर बिल को। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी जो है कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को खराब नहीं करेगी। जुडिशरी जो है वो चिंतित है कि अगर हम टाइम मतलब ब्लैंकेट टाइमलाइन लगा दें या डीम्ड एसेंट प्रोविजन लगा दें तो ये जुडिशियल ओवररीच का मामला जो है वो हो सकता है, यानी कि जुडिशरी फिर एग्जीक्यूटिव्स में हस्तक्षेप करेगी, क्योंकि जुडिशरी अल्टीमेटली बिल बनाना, कानून बनाना किसका काम है, लेजिस्लेचर का काम है ना, तो जुडिशियल ओवररीच हो जाएगा इसमें। तो ये बेसिकली एक चिंता है जुडिशरी को कि भाई अगर वो कोई टाइमलाइन दे देती है, टाइम बाउंडनेस दे देती है, वो बोल देती है कि चलो ठीक है, कोई भी एक बिल अगर गवर्नर के पास आ रहा है तो 45 डेज में गवर्नर उस पर रिप्लाई करें, तो ये टाइम बाउंड हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जुडिशरी कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव के रोल जो है या लेजिस्लेचर का जो रोल है उसमें हस्तक्षेप कर रही है, तो इसी को जुडिशियल ओवररीच कहते हैं। तो ये डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, ये न्यायिक अतिक्रमण जिसको हम लोग बोलते हैं बेसिकली, तो ये डर है। तो ये बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला, बताया कि भाई ये चीजें हो सकती है और आगे चल के और भी चीजें के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि अभी ये मुद्दा जो है वो उठ गया है, राइट। तो आगे चल के जब कोई इस तरीके का टॉपिक आएगा देन वी विल गोइंग टू डिस्कस दिस इन डिटेल, राइट, जो भी अपडेट आती है। अब ये वाला टॉपिक तो आप जानते हो कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है आज की डेट में फोकस कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर यार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है आज की डेट में। सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन मुझे एक लाइन में लिखकर बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स इनको पता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है हमारी, ऐसी डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम भी है, ये अनाउंस हो गया भैया, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में अनाउंस किया है डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। लिख लो, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आ गई है। अब टारगेट है इंडिया को $1 ट्रिलियन ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में एक मेजर प्लेयर बनाना। टारगेट लिख लो भैया, इंडिया की पोजीशन $1 ट्रिलियन की होनी चाहिए ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट में। ये इस टारगेट के साथ ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई गई है। ये इनिशिएटिव्स इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पार्ट है, लिख लेना, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का पार्ट है ये इनिशिएटिव। कॉन्फ्रेंस में इसरो ने अपना विक्रम 32 बिट प्रोसेसर भी अनवील किया, ये भी लिख लो भैया, इसरो ने बता दिया जिसको विक्रम 32 बिट प्रोसेसर इंडिया में बनाया गया है पूरी तरह से, और इसरो की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है भैया, ये लॉन्च व्हीकल कंडीशन में सर्टिफाइड है। अब कुछ चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है, ये फैक्ट्स लिख लिया आपने, अब नेक्स्ट लिखो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, इसकी पूरी डिटेल्स लिख लो। 2021 में लॉन्च हुआ, मीटी के अंडर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम स्पेशली चिप डिजाइन को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो जो ये नई स्कीम अभी लॉन्च हुई है, हम टारगेट कर रहे हैं चिप के ऊपर, सेमीकंडक्टर चिप्स। आपने देखा ना मोबाइल के अंदर एक हरी कलर की पत्ती होती है ना, वही तो ब्रेन होता है पूरे डिवाइस का। या फिर कंप्यूटर के अंदर आपने देखा होगा इंटेल वगैरह के ऐड जो होते हैं ना, उसमें समझ गए ना मैं किस चिप की बात कर रहा हूं, हरी कलर की नीली कलर की चिप होती है। तो हम इंडिया में वो वाली चिप बनाएं, उसके लिए ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है। डिजाइन करें हम लोग वो चिप को, सेमीकंडक्टर चिप को, है ना। आईसी सुना होगा आपने, मोबाइल की आईसी उड़ गई भैया, है ना, इस मोबाइल की आईसी उड़ गई है, सुना है कि नहीं सुना। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है ना आईसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार सर्च कर लेना।
इसका फुल फॉर्म। चिपसेट्स होते हैं, है ना, तो ऐसी चीजें जो होती हैं कंप्यूटर में लगती हैं, तो उसको डिजाइन करने के लिए मेन ये डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाया गया, लिख लेना। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग इसकी नोडल एजेंसी है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आप लिखेंगे। फोकस है कि जैसे जैसे आप डिजाइन करते जाओ वैसे वैसे आपको पैसा मिलेगा, हम लोग इंसेंटिव प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, बस और ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट फेज बहुत जल्दी इसका स्टार्ट होगा। फोकस है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर, इनोवेशन के ऊपर और डिजाइन इकोसिस्टम के ऊपर। स्टार्टअप्स और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इंकरेज किया जाएगा कि वो चिप डिजाइन में आगे बढ़े। गवर्नमेंट इंश्योर करेगी कि स्टेबल पॉलिसी इकोसिस्टम जो है वो लाया जाए, प्लस फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड किया जाए। अब आगे की चर्चा करें। हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, करेंटली इंडिया 90% से ज्यादा सेमीकंडक्टर इंपोर्ट करती है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और अगर हम इंडिया के अंदर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज पर काम करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिलेगा, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल, डिफेंस एंड एरोस्पेस जैसे सेक्टर को हेल्प मिलेगी। ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की पोजीशन मजबूत होगी। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ इसको डायरेक्टली अलाइन भी किया गया है। बट यस, हर चीज इतनी सिंपल नहीं होती, उसके साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, जैसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट अभी हमें चाहिए। डिजाइनर्स, टेस्टर्स, फैब इंजीनियर्स की कमी है हमारे पास, स्किल्ड वर्कफोर्स की कमी है हमारे पास। ताइवान, साउथ कोरिया, यूएसए और चाइना ऑलरेडी लीडर हैं, तो हमारे पास ग्लोबल कंपटीशन भी काफी टफ है इस सेक्टर में। इंडिया में एडवांस लेबोरेटरीज काफी लिमिटेड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इकोसिस्टम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है हमारा, तो पॉलिसी उतनी अच्छी नहीं है जिसको हमें बेहतर बनाने की आवश्यकता है। तो जो ये प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन है भैया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करें हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेकर आए, स्किल डेवलपमेंट करें, है ना, हम हमारी खुद की लेबोरेटरीज तैयार करें, ताइवान, यूएसए, जापान जैसे सेमीकंडक्टर लीडर के साथ हम टाई अप करें, ग्लोबल कोलैबोरेशन करें, है ना, अगर उनको कंपीट करना है तो उनसे सीख के कंपीट करेंगे। पॉलिसीज में रिफॉर्म लेकर आए, अच्छी पॉलिसीज जो है वो बनाए। तो डीएलआई डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का एक्सपेंशन एक क्रिटिकल माइलस्टोन है, अचीवमेंट है ये इंडिया के लिए। अगर इफेक्टिव तरीके से ये काम कर गया ना, तो इंडिया सिर्फ ना ही आत्मनिर्भर बनेगी बल्कि एक सेमीकंडक्टर पावर हाउस बन जाएंगे हम लोग। तो उससे हमारा ग्लोबल लेवल पर अच्छा वेटेज भी जो है वो बनेगा। नेक्स्ट, अभी सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग 3 दिन की ऑफिशियल विजिट पर भारत आए थे। लिख लेना भैया सिंगापुर के पीएम का नाम। 3 दिन के लिए इंडिया आए थे ये कभी कभी स्टेट पीएससी वाले पूछ लेते हैं। ये विजिट इंडिया सिंगापुर के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप के जो 60 साल हो गए उसको भी मार्क कर रही है। ये भी लिख लेना, इंडिया और सिंगापुर के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को 60 साल हो गए। इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा टॉपिक है ये। अब मेन ऑब्जेक्टिव इस विजिट का यही था कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को डीप करना, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और डीप करना, कि अच्छे रिलेशन इंडिया और सिंगापुर के बीच में हो। अभी बीच में लड़ाई हो गई थी ना सिंगापुर के साथ हमारी, आपको शायद याद हो, थोड़ी सी बहसबाजी जो है हो गई थी कुछ मुद्दों के ऊपर। यस, चलिए, अब ये विजिट का महत्व जो है वो क्या है। तो बायलेटरल कॉपरेशन, दोनों कंट्रीज के बीच में एक अच्छा कॉपरेशन बनेगा। फाइनेंस, डिजिटल इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट, सिविल एविएशन, मैरीटाइम कॉपरेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, इन सब एरियाज पर सिंगापुर इंडिया मिलकर काम करेंगे, है ना। जैसे इंडिया के यूपीआई और सिंगापुर का पे नाउ जो है उसको अब लिंक करने की भी बात की जा रही है, पता है आपको। जैसे हमारा यूपीआई है ना, वैसे ही सिंगापुर के अंदर पे नाउ है, तो ये भी एक अचीवमेंट हो सकता है क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स में। वैसे यहां पर लिखा नहीं है ना इसके बारे में। इंडिया का यूपीआई है और हमारा यूपीआई है और सिंगापुर का जो है वो पे नाउ है। जैसा यूपीआई ना वैसे ही पे नाउ वाला सिस्टम है उनका। ठीक है, तो पीएम मोदी और पीएम वोंग के बीच जो है वो न्यू दिल्ली में बातचीत हुई। हमने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के डेवलपमेंट्स के बारे में डिस्कशन किया। स्ट्रेटेजिक कोलैबोरेशन के नए एवेन्यूज हमने डिस्कस किए कि भाई हम लोग अलग अलग एरियाज में कोलैबोरेट कर सकते हैं, अलग अलग इंडस्ट्रीज में, जैसे सिविल एविएशन हो गया, है ना, मैरीटाइम कॉपरेशन हुआ, स्पेस टेक्नोलॉजी हुआ। तो ये सब चीजों के बारे में बात हुई, ऐसा कुछ है नहीं खास। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, ऐसे एरियाज खोलने पर फोकस किया हमने। स्किल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी, ये वो।
फिनटेक पर काम करेंगे, ग्रीन एनर्जी पर काम करेंगे, स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, साइबर सिक्योरिटी पर फोकस रहेगा, डिफेंस और सिक्योरिटी पर फोकस रहेगा। नेवल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना आप, है ना। सिम्बेक्स, सिंगापुर इंडिया बायोलिटरल एक्सरसाइज हम लोग को देखने को मिलता है, मैरीटाइम बायोलिटरल एक्सरसाइज है ना सिम्बेक्स, नेवल एक्सरसाइज, लिख लेना भैया। ये है सिम्बेक्स। ज्वाइंट मिलिट्री ट्रेनिंग भी करेंगे, इंडो पैसिफिक एरिया को है वो और डेवलप करने पर बातचीत हुई है। तो ये बहुत बेसिक से पॉइंट्स है, हर बार कोई भी कंट्री आती तो इन्हीं सब एरियाज के आसपास बातचीत करती है। सिंगापुर के बारे में बता देगा, तो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ही है। इंडिया लार्जेस्ट आसियान ट्रेडिंग पार्टनर है सिंगापुर। टॉप सोर्स एफडीआई इंडिया के अंदर आती है भाई सिंगापुर से। मेजर कंट्रीब्यूटर है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का और एफपीआई का, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। क्या होता है भैया एफपीआई, इसके बारे में एक लाइन में डिफाइन करके। अच्छा, आज के लिए आपका टास्क है डिफरेंस, तीन डिफरेंस आपको लिखने हैं, अपने पास नोट्स बनाने हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, तीन डिफरेंस आप अपने पास नोट्स बना के रखो। नीचे अगर कमेंट बॉक्स पे लिख पाओ तो और अच्छी बात है। एजुकेशन, टूरिज्म, डायस्पोरा लिंकेज, कल्चरल प्रोग्राम्स दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप को और मजबूत करते हैं। ठीक है, अब चैलेंजेस यही है यार, चाइना बीच में आ जाता है कई बार, चाइना दोस्ती यारी करने लगता है। फिर उसके अलावा ट्रेड का भी इशू है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर डोमेस्टिक जॉब लॉस का कंसर्न है इंडिया के अंदर। तो ये सब भी बहुत सारे इश्यूज हैं अभी तो इंडिया और सिंगापुर के बीच में। इंडिया को चिंता है फॉरेन प्रोफेशनल्स इंडिया के अंदर आकर जो है वो भर जाएंगे अगर हम रिलैक्स करते हैं चीजें तो। बट फिर भी अभी हम लोग को बेसिकली क्या चाहिए, नॉलेज चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, स्किल्स चाहिए, जो सिंगापुर हमें जो है वो हेल्प कर सकता है, प्रोवाइड करा सकता है। तो लार्जर इंटरेस्ट हमारा यही है कि कोलैबोरेशन से हम उनसे जो है वो सीखें, उनके प्लान्स, स्पेशली उनका अर्बन प्लान बहुत अच्छा है सिंगापुर का, पता है आपको। आइए गाइस, अब ये मराठा का कोटा का इशू है, ये भी बड़ा रीजनल, ये जो वो रहता है ना क्या होता है रिजर्वेशन का, ये बड़ा मुद्दा आज की डेट का है। 2 सितंबर 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन और नोटिफिकेशन जारी किया। गवर्नमेंट ने यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने मनोज जारंगी पाटिल मराठा कोटा एक्टिविस्ट हैं, इनकी 8 डिमांड में से 6 एक्सेप्ट कर ली भैया। इसके इसे एक प्रोलॉन्ग डेडलॉक को रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, यानी कि बहुत लंबे समय से एक जो डिमांड चल रही थी कम्युनिटी की, एक्टिविस्ट की, तो वो अब सॉल्व हो गई है। अब सुनो बात ध्यान से, पहले तो चीजें समझो आप। गाइस, मराठा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानी मानी एग्रेरियन कम्युनिटी है, मतलब ये कृषि प्रधान समूह है, बोल सकते हो आप, समुदाय बोल सकते हो, है ना। महाराष्ट्र में मराठास, इन्होंने डिमांड किया कि भैया मराठा को जो है वो एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दो। क्या रीजन दिया कि भाई हम लोग जो है वो गांव क्षेत्रों में रह रहे हैं, पिछड़े हैं, हमारे यहां पर बहुत बेरोजगारी है सोशली और इकोनॉमिकली हम बैकवर्ड हैं, ये उन्होंने रीजन दिया। 2017 से 2019 के बीच में बहुत प्रोटेस्ट भी हुए, मराठा क्रांति मोर्चा ने जो है वो बहुत प्रोटेस्ट किए, बहुत, और इस मुद्दे को ये स्पॉटलाइट पर ले आए। तो कुल मिलाकर मुद्दा ये था मराठा कम्युनिटी को जो है वो रिजर्वेशन देना। आपको अगर लिखना है ना तो ये लिख लो, मराठा रिजर्वेशन मूवमेंट, पहला टाइटल ये डाल लो आप। 6 आउट ऑफ 8 डिमांड्स मेड बाय मराठा कोटा एक्टिविस्ट, इनका नाम लिख लो, एक्सेप्टेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार ने जो है वो 8 में से 6 डिमांड जो है, मांग जो है वो इनकी एक्सेप्ट कर ली है। तो बहुत लंबे समय से जो प्रॉब्लम्स थी उसको रिजॉल्व किया गया। मराठा कम्युनिटी की जो है वो डिमांड क्या थी, आप लिख लो, एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन दिया जाए, है ना। और बहुत लार्ज स्केल पे मराठा क्रांति मोर्चा ने प्रोटेस्ट भी किया, बस इतना लिख लो पहले तो आप। थोड़ी सी टाइमलाइन बता रहा हूं, वो लिखने की जरूरत नहीं है। 2018 में महाराष्ट्र सरकार ने सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कैटेगरी के अंडर 16% कोटा पास किया था। 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसको सही कहा, बट एजुकेशन में 12% कर दिया और जॉब्स में 13% कर दिया, थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया भैया, कहा कि ये 50% का जो कैप है इंदिरा साहनी केस 1992 का, उसमें
नहीं बैठ रहा है ये, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरी चीज जो है वो खारिज कर दी। ये लिख लेना भैया, महाराष्ट्र के अंदर जो भी रिजर्वेशन को लेकर डेवलपमेंट हुए थे मराठास के लिए, उसको 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। फिर क्या होता है, 2024 से लेकर 2025 के पीरियड में एक नया कानून आता है और एक इंडिपेंडेंट बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर, जिसमें क्लेम किया गया कि मराठा जो है वो क्राइटेरिया फुलफिल कर पा रहे हैं, यानी कि मराठा जो है वो अब एलिजिबल है कि उनको मिल जाना चाहिए रिजर्वेशन। सेपरेट कोटा क्रिएट करो बिना एग्जिस्टिंग ओबीसी कोटा को डिस्टर्ब किए, ये इन्होंने कहा और ये किया भी। और ये पूरी चीज अभी भी जुडिशियल रिव्यू के अंडर है। पॉलिटिकल और इलेक्टोरल डायनेमिक्स ने इशू को और हीटअप भी कर दिया था, क्योंकि वोट बैंक वाली कहानी भी आ जाती है ना कई बार, कम्युनिटी का नाम जब होता है तब वोट बैंक की कहानी तो आती है। अब देखना कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल मुद्दा क्या है। सबसे पहला तो यह है कि 50% का कैप जो इंदिरा साहनी केस में हमने लगाया था उसका उल्लंघन हो रहा है सीधे सीधे, क्योंकि रिजर्वेशन 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 रिजर्वेशन सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को देना चाहिए, यह कहता है। 102 अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 342 ए हम लोग को देखने को मिला कि सेंटर के पास पावर है कि वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को नोटिफाई करेंगे, और इसको 105th अमेंडमेंट के तहत क्लैरिफाई भी कर दिया। तो ये चीजें देखने को मिली। अब देखो चीजें जो फेवर में आती हैं वो किस प्रकार की चीजें हैं, आइए उसको हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अब मराठा जो है वो, यस वहां पर हम लोग को बहुत ज्यादा बेरोजगारी देखने को मिल रही है मराठास में, है ना। कृषि संकट वहां पर बहुत ज्यादा है। रिप्रेजेंटेशन हायर एजुकेशन और ब्यूरोक्रेसी में उनका कम है, तो ये तो इसलिए मिलना चाहिए रिजर्वेशन, ये फेवर वाली बात है। सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है ये। तमिलनाडु जैसी स्टेट्स ने एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में 50% ज्यादा कोटा भी अलाउ किया है। दूसरी स्टेट का अगर एग्जांपल दें तो तमिलनाडु ने 50% कैप के आगे भी रिजर्वेशन दिया है, तो ये फेवर्स हैं। बट इसके अगेंस्ट में ये कहा जा रहा है कि भाई मराठा जो है वो पॉलिटिकली और न्यूमेरिकली डोमिनेंट है, वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में है, डोमिनेंट कम्युनिटी है, और 50% का कैप जो इंदिरा साहनी केस में सेट किया था उसका उल्लंघन हो जाएगा अगर रिजर्वेशन दे दिया इनको, तो है ना। और अगर आप इनको रिजर्वेशन दोगे तो पाटीदार और जाट भी बोलने लगे कि हमें भी दो। किस किस को रोकोगे आप। जुडिशियल स्क्रूटनी होनी चाहिए भाई, पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए जुडिशियल लेवल पर, यह कहा गया। तो चैलेंजेस यही है यार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट प्रॉपर लीगल चीजों को देखे, लीगल वैलिडेशन दे। ओबीसी ग्रुप्स का अपोजिशन भी है, बहुत सारी चीजें हैं। कुनबी सर्टिफिकेट विवाद क्रिएट कर सकता है कि कौन मराठास में होंगे कौन नहीं होंगे, है ना। ट्रांसपेरेंसी भी जरूरी है कास्ट सर्टिफिकेट जारी करते समय। तो अभी देखो, अभी तो ये मुद्दा अभी है, अब देखते हैं, अभी कुछ डिमांड्स पूरी हुई हैं, बट अभी भी जुडिशियल रिव्यू में तो पूरा मामला चल ही रहा है ना। तो लीगली अभी ये चीज जो है वो नहीं है। मराठा कोटा जो है वो अभी भी बनाने की तैयारी की जा रही है, बट अभी भी पूरा मामला जो है वो कोर्ट के पास है। एनीवेज, अब एक और इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक रीसेंट इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025 नोटिफाई किया है। लिख लो, इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स ऑर्डर 2025। इसमें इन्होंने रिप्लेस कर दिया है किसको, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को। यह लागू हुआ है नए इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के अंडर, जो फॉरेनर्स एक्ट 1946 को हटा देगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि इमिग्रेशन मैनेजमेंट को स्मूथ करना और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना। देखो यार, जो लोग हमारी कंट्री के बाहर से आते हैं ना, तो उनको आइडेंटिफाई करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है भैया, समझ रहे हो आप। आगे बढ़ते हैं आप। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स की पावर, ये आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ये कोर्ट होती है गाइस, फॉरेनर ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट। ये एक ऐसी कोर्ट होती है कि जिसमें अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर सस्पेक्टेड पाया गया कि वो इंडियन है कि फॉरेनर है, तो उसको इस कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है, इसकी पेशी होती है और उसको प्रूफ करना रहता है कि वो इंडियन है ना। और अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए तो फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अच्छा, अब ये एक चैलेंज भी है। अब उनको ये भी तो फाइंड आउट करना है कि वो कहां से आए हैं, अथॉरिटीज को, कि चलो इंडियन नहीं है तो कौन है फिर, कौन सी कंट्री भेजे उन्हें। तो कई बार पता है रेफ्यूजी कैंप्स में ऐसे लोग जो है वो काफी सालों तक इनको रहना पड़ता है।
ये कानून है वो ऑल इंडिया एप्लीकेबल है, लेकिन करंटली सिर्फ आसाम में ऑपरेशनल है, ये फैक्ट भी ध्यान में रखिएगा। ये जो ऑर्डर इन्होंने पास किया है इमिग्रेशन के, बेसिकली इमिग्रेशन को चेक करने के नए रूल्स नियम्स आ गए हैं, बस ये चीज ध्यान में रखो आप। अभी सिर्फ आसाम के अंदर एप्लीकेबल है। आसाम जो है पता है वहां पर 100 फॉरेनर ट्राइब्यूनल है भैया। एनआरसी की जो प्रोसेस हुई थी जिसमें फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई किया जा रहा था, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है भाई। और क्या है इसके अंदर? फॉरेनर्स नेशनल जो है वो बिना सेंटर की प्रायर अप्रूवल के स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में काम नहीं कर सकते, जैसे डिफेंस, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना, स्पेस। ये बहुत बेसिक चीज है। बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेस और कोस्ट गार्ड को पावर जो है वो मिली है। हाँ, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हमारे बॉर्डर में तैनात जो अधिकारी होते हैं ना, उनसे उन्हीं के पास पावर होती है कि जो इनसे आईडी मांगकर इनको अरेस्ट कर सकते हैं और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। बॉर्डर फोर्सेस के पास ये है ना पावर, ये चीज ध्यान में रखना। बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा कैप्चर किया जा सकता है। लीगल, बेसिकली इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ने की जो पावर्स होती है वो बॉर्डर फोर्सेस के पास भी होती है, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल जो है वो स्टैब्लिश करते हैं एक डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पता है आपको? ये पढ़ोगे आप अभी डिटेल में, अभी इसमें कुछ खास वैसा दिया नहीं है। ठीक है। फॉरेनर्स एक्ट 1946 को अब हटाकर इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 आ गया, ये फैक्ट बस ध्यान में रखना। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन बाय ट्राइब्यूनल्स एक्ट 1983 को असंवैधानिक डिक्लेयर किया था। एनआरसी असम 2019 में 19 लाख लोग लिस्ट से बाहर थे। ये वाला चीज पता होगी आपको, बहुत बड़ा मुद्दा बना था ये। 19 लाख लोग जो है भाई उनको एक्सक्लूड कर दिया था यार। मतलब ये कह दिया था कि इंडियंस नहीं है, इनका कोई रिकॉर्ड पता नहीं लग रहा है कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं है। तो बहुत लंबा केस, मतलब बहुत लंबी लिस्ट थी और बहुत प्रॉब्लम्स भी इसके कारण जो है वो हुई थी। एनआरसी का कितना नाटक चलता था पता होगा आपको। बस ये और कुछ नहीं है इसके अंदर, अभी मत पढ़ो। फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल क्या होता है इसके बारे में आज जो है वो कवर कर लेना आप। चलो, आज जो पढ़ा है हमने उससे रिलेटेड वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन का आंसर देने की। सी इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर है भैया। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करो। ये इमिग्रेशन और फॉरेन ऑर्डर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। अभी ये बताया भी था मैंने भी आपको कि भाई किस एरिया पे लोग जॉब नहीं कर सकते, बताओ? ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं कर सकते। पेट्रोलियम और पावर जो है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है भाई। ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक मेंस का क्वेश्चन है, 200 वर्ड्स में इसका आंसर लिखने की कोशिश करो। और यह है ज्ञान सर का बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है, फटाक से ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के बाद मुझे जरूर बताना कमेंट बॉक्स पे लिख करके आपने ज्वाइन कर लिया। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय श्री महाकाल।